हेलो फ्रेंड्स। तो पीएचडी एडमिशन के दौरान जब आपका इंटरव्यू होता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि आप उनको पीएचडी प्रपोजल का एक प्रेजेंटेशन दें। जो पीएचडी प्रपोजल या तो आपने पहले सबमिट किया होता है एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और या फिर आपसे डिपार्टमेंट उसी समय मांगता है एक रिसर्च प्रपोजल। उसको कैसे बनाते हैं वो एक मैंने अलग वीडियो में इसमें इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी उस रिसर्च प्रपोजल को आप पावर पॉइंट स्लाइड्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम पावर पॉइंट स्लाइड्स चाहिए आपको, क्योंकि 3-4 मिनट 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा इंटरव्यू में अपने रिसर्च प्रपोजल को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए। और जितना अच्छा आप अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पीएचडी एडमिशन की। सो आइए पीएचडी प्रपोजल को पावर पॉइंट स्लाइड्स में प्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। कि अगर मुझे प्रेजेंट करना है अपना रिसर्च प्रपोजल, तो जो जनरली डिपार्टमेंट्स ने जो कॉमन इंस्ट्रक्शन दिए हैं रिसर्च प्रपोजल्स के लिए, वो कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 10 से ज़्यादा स्लाइड नहीं बनानी है। पर हर डिपार्टमेंट का अपना अलग इंस्ट्रक्शन है। कुछ डिपार्टमेंट ने 5 स्लाइड मांगी है, कुछ ने 8 मांगी है, कुछ ने 10 मांगी है। तो वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, मैं आपको 4-5 स्लाइड में बता दूंगी कैसे करना है, मेरे हिसाब से कैसे करना है। और आप उसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से या तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स अलग-अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का अपना एक अलग रिसर्च का जो फॉर्मेट है अलग है। तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा-सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट ने जो रिक्वायरमेंट रखी है या जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो ये दिए हैं कि एक तो कैंडिडेट्स कंपिटेंस इन द प्रपोज्ड रिसर्च, कि कैंडिडेट की अपनी कंपिटेंस क्या है जो वो रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं। तो आपने जो भी रिसर्च प्रपोज करी होगी, उस रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये देखना है। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार ये शेयर किया हुआ है डिफरेंट वीडियोस में, कि आपको डिपार्टमेंट के फैकल्टी के रिसर्च प्रोफाइल्स देखने हैं अपने डिपार्टमेंट के, कि वो आपके डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है वो किस तरीके के रिसर्च कर रही है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिपार्टमेंट का पूरा एक कंप्लीट जो रिसर्च डोमेन है वो क्या है, किस किस टॉपिक पे वहाँ लोग काम करते हैं, किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ उन लोगों के जो भी रिलेटेड पेपर्स हैं। और ऑलरेडी अभी तो इंटरनेट रिसोर्सेज इतने अच्छे अवेलेबल हैं, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है, तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो भी रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपका अपना बैकग्राउंड हो, कि आप थोड़ा उसके बारे में पहले से जानते हो, आप उसको बेटर डिफेंड करने की स्थिति में हो। तो आप अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसकी, उसको जो आप प्रपोज कर रहे हैं, आपको अपनी कॉम्पिटेंस भी दिखानी है कि आप उसको कर पाने में सक्षम हैं, आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट ये देखना चाहेगा, जैसे ये स्पेशली मैंने ऑपरेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट का जो नोटिस था उसमें से पिक किया है। तो लेकिन काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने इसी तरीके से लिखा है कि आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो रिसर्च हो सकती है या नहीं हो सकती है, कि उस तरीके की रिसर्च सूटेबल है वहाँ होने के लिए या नहीं। तो वो मैंने आपको बताया कि आप इजीली जान सकते हैं। जब आप फैकल्टी के रिसर्च प्रोफाइल्स देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फैकल्टी किस किस तरीके की रिसर्च कर रही है, तो आप उसी तरीके का प्रपोज करेंगे। आपने ऑलरेडी अगर कुछ प्रपोज कर भी दिया है जो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक है, तो भी उसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको एंड मोमेंट पे भी मॉडिफाई करते हैं तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपना जो भी काम प्रपोज कर रहे हैं उसको डिफेंड करने की स्थिति में है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई आप करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कि जो आप प्रपोज कर रहे हैं रिसर्च, वो प्रपोज रिसर्च जो है वो नया जो हमारा एरिया है, नया एरिया से मतलब जो भी उस रिसर्च एरिया में जो भी जितना काम ऑलरेडी हो रहा है, उसमें हमारी तरफ से कोई नई चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, हम कोई नई नॉलेज या एडिशनल नॉलेज उसमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखनी है, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का मतलब सिर्फ रिसर्च का मतलब कोई भी चीज़ को ऑलरेडी जो हुई भी है उसको दोबारा से करना नहीं है। रिसर्च का मतलब ये है जो काम ऑलरेडी हो रहा है हम उसमें अपना एडिशनल क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, हमारे अपना जो भी योगदान है उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में वो क्या होगा, हमारा नया योगदान क्या होगा। तो हमें नई नॉलेज जो देनी है उस पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी काम प्रपोज कर रहे हैं वो काम कोई सॉर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं से, वो आपका एक नया आइडिया होना चाहिए, नई सोच होनी चाहिए, आपका कुछ इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसको आप अपने तरीके से ये बताना चाहें कि मैं ये
जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें ये एडिशनल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये मेरी स्लाइड 1 है, तो मैं अपने स्लाइड 1 पे अपना मैंने टाइटल दे दिया रिसर्च प्रपोजल का, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा टाइटल और बहुत ही क्विक, जिस टाइटल को देखते ही मुझे समझ आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस रिसर्च प्रपोजल में, या क्या करना चाह रहा हूँ इस रिसर्च प्रपोजल में, वो मेरे टाइटल से ही पता चल जाना चाहिए। सो दिस हैज टू बी वेरी नाइस एंड कैची टाइटल। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, लिटरेचर सर्वे या इंट्रोडक्शन। लिटरेचर सर्वे या इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या बताना है, अपने सब्जेक्ट को, जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर अवेलेबल है, या उससे रिलेटेड और जो भी काम हो चुका है, उसका नेशनल स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, मतलब हिंदुस्तान में लोगों ने उस पर क्या क्या काम किया हुआ है, बाहर क्या काम कर रहे हैं लोग, ये सारी बातें आप उसमें 2 3 4 5 लाइनों में बताएंगे। उसके बाद उसमें पर्टिकुलर उस काम में लूप होल्स क्या हैं, क्या कमियां हैं जहां आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं हैं, लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी भी आपको लगता है कि कुछ और काम किया जाना चाहिए या कुछ और रिसर्च की जानी चाहिए, तो वो आपको मेंशन करने हैं। आपको उसका ओरिजिन बताना है, उस प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम आप पिक कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुई और आपने क्यों पिक करी वो प्रॉब्लम, आपकी अपनी हाइपोथेसिस क्या है, मतलब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विजुलाइज करते हैं कि क्या मेरा एडिशन हो सकता है उसमें। ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट स्लाइड में ही आ जानी चाहिए, लिटरेचर सर्वे या इंट्रोडक्शन में या इसी पार्ट में। आप एक दो जो आपने पेपर्स या बुक्स या इंटरनेट रिसोर्सेज जो भी आप देखें, वो इस तरह से आप उनके स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हैं। आपने जो पेपर्स देखे हैं ये भी लिटरेचर सर्वे का पार्ट बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आप ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं कुछ पेपर्स के, इसी तरह से आप कुछ पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी स्लाइड 1। तो स्लाइड 1 में हमने टाइटल दे दिया, लिटरेचर सर्वे दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया और थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम वगैरह बता दिया हमने, नेशनल स्टेटस बता दिया, इंटरनेशनल स्टेटस बता दिया, कुछ पेपर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो बता दिए। ये सब हम फर्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। आप इसमें अच्छा होगा थोड़ा सा एनिमेशन लगाएं, जैसे मैंने ये एक साथ सारे दिखा दिए हैं, उसकी बजाय आप इनको 1 बाय 1 शो करें एनिमेशन लगा करके, ताकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें हमें ना समझनी पड़े, या जिसे आप समझा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों पे एकदम से फोकस ना करना पड़े, आप 1 बाय 1 दिखाइए, तो दैट विल बी बेटर। आई जस्ट वांटेड टू कट शॉर्ट द टाइम, इसीलिए मैंने एनिमेशन नहीं लगाया, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको मैंने दिखा दिया। फिर आप आइए स्लाइड 2 पे। जब आप स्लाइड 2 पे आते हैं तो स्लाइड 2 पे आकर के आपको ऑब्जेक्टिव्स देने हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, कि आप फिर आप ऑब्जेक्टिव्स पे जब आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आपको डिफाइन करने हैं। आपको बुलेटेड पॉइंट्स में, जैसे ये मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंटल कोई काम कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंटल काम के लिए बता रही हूँ कि भाई मुझे सिंथेसाइज करना है या कैरेक्टराइज करना है नैनो पार्टिकल्स को, फिर उसका इंटरेक्शन दिखाना है डीएनए के साथ, फिर उन जो स्टडीज़ को मैं कंपैरेटिव स्टडीज़ करने के बाद मुझे उनका रिडक्शन दिखाना है डाइस के बाद। ये एक जैसे एक्सपेरिमेंटल काम अगर हम कर रहे हैं तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं इस तरीके से, और बुलेटेड पॉइंट्स में दे रहे हैं 1 2 3 4 5, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर मैं थ्योरेटिकल काम कर रही हूँ तो तब मुझे उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे जो बेसिकली एम्स हैं, हम एक एक करके जो अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट कर लिया साइट 1 या साइट 2 से, क्वेश्चनर्स डेवलप कर लिए, फिर हमने उसके सेकेंड उसमें प्लॉट कर लिए, कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, एनालाइज करना है डेटा को, तो वो कर लिया। फिर उस डेटा को हमने इंटरप्रेट कर लिया, कोई स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे डेवलप कर रहे हैं तो वो कर लिया, कोई मॉडल बनाना है तो वो कर लिया। इस तरह से हम सेकेंड स्लाइड पे पूरा क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से 4 या 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स अपने रिसर्च प्रपोजल से अचीव करना चाहता हूँ। एंड वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड 1 बाय 1, कि एक ऑब्जेक्टिव उठाया आपने, फिर उसको करने के बाद आपने सेकंड क्या किया, फिर थर्ड क्या किया, फोर्थ क्या किया, फिफ्थ क्या किया। आपको पूरे रिसर्च प्रपोजल के ऐसे 4 5 6 आपको ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स बताने हैं। ये आपकी स्लाइड 2 हो गई। स्लाइड 3 में उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपको बतानी है मेथडोलॉजी। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंटल काम की मेथडोलॉजी बता रही हूँ
तो मैं बोल रही हूँ भाई मुझे सिंथेसाइज करना है, कंपाउंड कैरेक्टराइज करना है, कलेक्ट करना है डेटा को, फिर एनालिसिस करनी है, डेटा की इंटरप्रिटेशन करना है। इसी तरीके से आप थ्योरेटिकल काम में बता सकते हैं कि आपने सैंपल कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया। आपको मेथोडोलॉजी का मतलब है आपने क्या क्या मटीरियल्स यूज़ करें। वो एक्सपेरिमेंटल कामों में, जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे डिफरेंट तरीके के केमिकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, और मेथड्स में डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स हो सकती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, हमारे क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, हमारे डेटाबेसेस हो सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेथड्स की बात करें तो डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स हम किन चीज़ों पे प्लॉट कर सकते हैं। मैथ्स हैं तो मैथ्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैटलैब है, हम वो किस तरह से यूज़ करेंगे। इस तरह से आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जैसे आप पिक्चर के तौर पे दिखाना चाहते हैं, इस तरह से एक स्कीम बना करके अपने मेथोडोलॉजी को, कि मैंने फर्स्ट ये किया, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया, फोर्थ ये किया। आप स्कीम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे दिखाइए। मेरा सजेशन सिर्फ ये कि आप थ्योरी जितना कम दिखाएं और जितना ज़्यादा आप पिक्टोरियल, मतलब किसी भी फिगर के तौर पे दिखा करके, एक पिक्चर के तौर पे अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करें तो वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा कैची होता है और इजी होता है समझने में और समझाने में। तो जैसे ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसी चीज़ का दिखाना चाहें, ये एक इस तरह से आप एक फ्लो डायग्राम बना करके या फ्लो चार्ट बना करके या स्कीम बना करके भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी है स्लाइड 3। फिर आइए अब स्लाइड 4 पे। स्लाइड 4 में हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक बचे हैं वो सारे हमको मेंशन करने हैं। उसका मतलब क्या हो गया? नोवेलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, कि आपका जो आप प्रपोज कर रहे हैं काम वो कितना नया है। ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी काम प्रपोज कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी न्यू। उसको नया काम होना चाहिए, वो कोई भी ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उसका ओवरलैपिंग वर्क नहीं हो। तो आपको अपने काम की नोवेलिटी को डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करना है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो प्रपोज कर रहा हूँ, वो उस काम में नया क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन नया क्या होगा, ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद उस काम से जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो आप फाइनली रिजल्ट सोच रहे हैं उस काम से मिलेगा, आपको वो डिस्कस करना है कि ये जब मेरा काम रिसर्च हो जाएगा, ये मेरा रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है। इस तरीके की चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें मिलेंगी। फिर आपको उसका रेलेवेंस बताना है या एप्लीकेशन बताने हैं। जो भी प्रपोज रिसर्च वर्क है, आजकल के सिनेरियो में आप अपना जो भी काम प्रपोज कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, उसको करने से कौन से एडिशंस हो रहे हैं, उसको करने से कौन सा लाभ हो रहा है, कौन सा फ़ायदा हो रहा है हमारे लिए साइंस में या हमारी सोसाइटी में, किस तरीके के बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरीके की चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो सकता है, कि हमारे किसी सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकता है या किसी इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकता है, या कहीं पे आप अगर मान लीजिए आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो कहाँ पे स्कूल्स या यूनिवर्सिटी के लिए कहीं बेनिफिट हो सकता है उसका। तो जो भी उसका फ़ायदा जहाँ भी जिस भी फील्ड में रेलेवेंट हो सकता है वो काम, उस फील्ड में आपको वो स्पेशली बताना है। जितना ज़्यादा आप ये 2-3 पॉइंट्स को जितना अच्छा बता सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली आपका जो काम है, जो भी रिसर्च वर्क प्रपोज कर रहे हैं उसका नींव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं, जिसे आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा है। और फिर लास्ट में आप कोशिश करिए कि थोड़ी सी एक शॉर्ट सी आप समरी में एक बार फिर से ब्रीफ कर दें कि आपने शुरू से लेके क्या बताया है लास्ट तक। एक छोटी सी 1 पैराग्राफ समरी दे दीजिए कि ये हमने शुरू से लास्ट तक बताया, जिसे आप समरी कह लें, एब्स्ट्रैक्ट कह लें, जो आपको ठीक लगता है वो कह लें। ये आप शुरू में भी दे सकते हैं, सबसे पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन करने में सुविधा हो आप वैसे करिए। और लास्ट स्लाइड में आप जो भी आपके रेफरेंसेस हैं या जो बिब्लियोग्राफी है आपकी, जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, आपने जो भी लिटरेचर सर्वे किया है, जो पेपर्स पढ़े हैं, जो आपने किताबें पढ़ी हैं इस चीज़ के लिए, जो भी आपने रीडिंग जिस भी चीज़ की करी है या जो अपने इंटरनेट रिसोर्सेज करे हैं, उन सबको आप बाद में यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो ये आपके 5 स्लाइड मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाते हैं रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन के। इसको आप 5, 6, 7, 8 जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें अपने अकॉर्डिंगली। आप एडिशन डिलीशन जैसे आपको कन्वीनियंट लगे
आप वो कर सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट चैप्टराइजेशन के लिए बोलता है तो आप बाद में उसको चैप्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो इसका जो आपको चैप्टराइजेशन करना है वो पीएचडी थीसिस की आपको आउटलाइन देनी है बेसिकली, जिसमें आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देने हैं, ब्रीफ समरी देनी है इसकी जो काम आप कर रहे हैं उसकी। फिर आप लोग को उसको चैप्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का या लिटरेचर सर्वे देना है। चैप्टर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं प्रपोज्ड वर्क के। चैप्टर 3 में आपको जो भी आपने मटेरियल्स या मेथड्स इस काम को करने में यूज़ किए हैं वो बताने हैं। चैप्टर 4 में आपने कैसे आइडेंटिफाई किया इस डेटा को, या फील्ड साइट कोई अगर फील्ड से डेटा कलेक्शन करना है तो वो बताना है। ये एक एग्जांपल है बेसिकली, आप इसको अपने हिसाब से जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 5 में आपने जो डेटा कलेक्ट किया फिर आपने उसको डेटा एनालिसिस के बाद, कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आपको क्या क्या रिजल्ट मिले वो डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर 6 में फाइनली आपने उन सब के बेसिस पे कोई भी जो मॉडल बनाया है वो आपने उसको डिस्कस करिए, उसके रिजल्ट और रिजल्ट्स डिस्कस करिए, उसका कंक्लूजन डिस्कस करिए। लास्ट में फाइनली जो लास्ट चैप्टर होता है वो यूजुअली आपका सारे जितने भी ऊपर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका कंक्लूजन होता है। तो ये एक पीएचडी थीसिस की आप अपने आउटलाइन भी दे सकते हैं। अपना जो भी आपका रिसर्च वर्क आप प्रपोज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप थीसिस की इस तरह से चैप्टर वाइज आउटलाइन भी बना सकते हैं। ये मोर और लेस सभी डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल सिमिलर तरीके से फंक्शन करती है। और लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी आता है, आपके रेफरेंसेस आते हैं। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरव्यू। एक मैंने बड़ा अच्छा सा कोट पढ़ा इंटरनेट पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि किसी भी सपने को सच होने में कोई जादू नहीं लगता है, किसी जादू की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। और ये जो जिस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, कोशिश आशा करती हूँ आपको इससे थोड़ी हेल्प होगी। तो आप देखिए इसको और अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। होपफुली आप सब अच्छा करेंगे। अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ।